नमस्कार साथियों। वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में जो हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, मेनली हम उसकी बात करेंगे। और उसके बाद जो कुछ बार डायग्राम होते हैं, सिंपल बार डायग्राम, कंपाउंड बार डायग्राम या मल्टीपल बार डायग्राम, फिर रेक्टेंगुलर बार डायग्राम और पाई चार्ट वगैरह के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। मतलब ये कहने का हमारे कि जो हमारे पास आज की क्लास है, इस क्लास में हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो अगली क्लास होगी, उस क्लास में हम लोग फिर से जो हमारा हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, मतलब ये भी जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है उसकी बातें करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम चलिए स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारा एलेवन क्लासेस का जो टेलीग्राम का ग्रुप है, जो जेएसओ के लिए स्पेशली है। और ये हमारे पास नंबर है जो जिसमें किसी भी समस्या, दिक्कत, परेशानी की स्थिति में इसमें आप कॉल कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम का लिंक है। अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज आप सर्च करते हैं प्ले स्टोर पे, तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा, जिस पे जाके रजिस्टर करके बाकी जो कोर्सेस L1 क्लासेस के चल रहे हैं उसको, उससे संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी आपको वहाँ पे सब्जेक्ट या फिर जो भी आपका मतलब इंटरेस्ट हो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। और एक चीज आपको और बता दें कि शुरू की जो यहाँ पे क्लास के स्टार्टिंग में है, क्योंकि क्लियर हो जाए सभी को कि शुरुआत की जो 10 क्लासेस हैं, ये जो जेएसओ बैच चल रहा है 2025 का, ये इसमें शुरुआत की जो 10 क्लासेस होंगी ये यूट्यूब पर भी सेम सेम होंगी और पेड कोर्स में भी सेम रहेंगी, और डेमो क्लास के रूप में इसको लीजिएगा यूट्यूब पे। और उसके साथ जो मतलब पेड कोर्सेस है, 10 क्लास के बाद जो भी क्लासेस होंगी, लगभग 50 के आसपास क्लासेस होंगी। और मतलब इन 10 क्लासेस के बाद मतलब 60 के आसपास क्लासेस टोटल इस साल होने वाली हैं जेएसओ कोर्स में। और जिसमें आप लोग एडमिशन लेंगे और उसके बाद जो मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेट पढ़ाया जा रहा है, जो प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको उसी चैनल पे, उसी ग्रुप में, जो पेड ग्रुप है उसमें, या फिर जो ऐप का आइकन है, जो इसमें नोट्स एंड अदर सेक्शन जो लिखा गया है, क्लास नोट्स और पीडीएफ का जो सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। ये हमारे हीरो लोग हैं जो 2024 में सेलेक्ट हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि आगे जब हीरो लोग की बात आए, और बाकी जब यहाँ पे 2024 के स्थान पे 2025 लिखा जाए, तो इसमें आपकी भी फोटो हो। ठीक है। इस साल ध्यान में रखिएगा कि पहले से बता दें कि सीटें कम है। पिछले साल लगभग 700 के आसपास सीटें थी। और मतलब उसमें सीटें ज़्यादा थी तो थोड़ा सा मेरिट चढ़ी जरूर थी, लेकिन मेरिट उस रिस्पेक्ट में कहा जाए तो कम थी। ठीक है। लेकिन इस साल सीटें कम है तो उम्मीद है कि इस साल मेरिट जो है थोड़ी सी हाई रहेगी। इसलिए जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे सभी से ये कहना चाहूंगा कि जो भी आपको कंफ्यूजन हो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो जिससे जो भी कंफ्यूजन हो, वहाँ पे जो भी आपको दिक्कत हो रही हो या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो सैटरडे शाम को, सैटरडे और संडे हम डिजाइन कर रहे हैं कि आपकी लाइव क्लास हो। उस लाइव क्लास के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। और ऑफिस के कारण, चूंकि हम भी गवर्नमेंट जॉब में हैं और एसएससी सीजल से ही हमारा सिलेक्शन हुआ था, तो अब जो मतलब हमारे पास जो समय बचता है, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस का होता है, और उसके बाद सैटरडे संडे दो ही टाइम बचता है, तो उसमें अभी रात के समय या फिर जो भी टाइम मिला उसमें हमने क्लास रिकॉर्ड कर ली। और जो लाइव क्लास है वो सैटरडे इवनिंग में शाम के समय रखी जाएंगी, और संडे को में भी रखी जाए। ठीक है। तो उसमें जो भी क्लासेस रहेंगी आपको लिंक उसमें जब शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, ताकि लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के आपका जो भी कंफ्यूजन रहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो अंडमान निकोबार का अपना एग्जाम हो, महाराष्ट्र का हो, उड़ीसा का हो, गुजरात का हो, राजस्थान का हो, या यूपी का हो, या बिहार में जो अभी वैकेंसी आई है स्टेटिक्स ऑफिसर की वो हो, और उससे संबंधित जो भी आपकी क्वेश्चनायर है, जो भी क्वेरी है, आप लोग उसको पूछ सकते हैं हमसे। उन सभी क्वेरीज को, उन सभी क्वेश्चंस को हमसे पूछ सकते हैं, और उसके बाद जो भी आपका कंफ्यूजन होगा वो हम पूरी तरह दूर करेंगे। ठीक है।
आपको अगर पढ़ने का कुछ और तरीका हो, जैसे मतलब मान लीजिए कि आपको पढ़ने में कुछ सर पीडीएफ इस तरीके से हो, और क्या मतलब उसमें एक तरीके से कहा जाए सजेशन एंड सुझाव, कुछ लोग कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे सजेशन दिए हुए हैं, उस पर हम अमल कर रहे हैं। और कुछ अगर आपके पास ऐसा सुझाव हो तो वो भी, उसके लिए भी आप स्वागत योग्य हैं, ठीक है। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि जो भी बच्चा, जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई किसी का डिसीजन हमें अच्छा लगता है, तो उसके डिसीजन के नाम पे उस जो नोट्स या जो पीडीएफ रह जाएगा उसके नाम से वो पीडीएफ जो है हम लोग प्रिंट करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है मतलब, ताकि वो बच्चा भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक एसेट के रूप में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप जुड़िए। इसके लिए आपसे भी मतलब आप लोगों से ये अपेक्षा की जाती है, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जो आपके इष्ट मित्र हैं, जो भी आपके भाई बंधु, दोस्त यार जो भी हैं, उनमें इनको शेयर करिए, क्लासेस को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और सभी का फ़ायदा हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आइए हम लोग यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, ये है हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या सॉरी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन तो आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो हमारे पास चीजें हैं इसको देखते हैं। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज ए मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग statistical data in the form of visual figures or diagrams. It makes complex and large data simple, clear and easily understandable. ठीक है। चित्रात्मक प्रस्तुति एक विधि है जिसमें सांख्यिकी आंकड़ों को दृश्य आकृतियों या चित्रों के रूप में, दृश्य आकृतियों या चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह जटिल और बड़े डेटा को सरल, स्पष्ट और आसानी से समझने योग्य बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब डायग्राम और रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा है, जो मतलब एकदम गंदी तरीके से दिखता है, डेटा बहुत गंदा दिखता है, उसको भी यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन डायग्राम के माध्यम से सुंदर डेटा के रूप में प्रस्तुत कर देता है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे और सुंदर सुंदर चीजें भी दिखें आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब आते हैं हम लोग, जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। अभी तो हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है तो पढ़ा कि उसमें क्या है, हमारे पास डायग्राम के माध्यम से हम चीजों को प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा है, इस डेटा में जो ग्राफिक्स हैं, जो प्रस्तुतिकरण है, ये ग्राफ के माध्यम से होता है, ठीक है। और graphical representation is a visual method of presenting quantitative data using graphs. It helps in identifying pattern, trend and relationship in data clearly and quickly, ठीक है। मतलब ग्राफिक जो प्रस्तुति है, मात्रात्मक डेटा को ग्राफ के माध्यम से प्रस्तुत करने की एक दृश्य विधि है। यह डेटा में मौजूद पैटर्न, प्रवृत्तियों और संबंधों को स्पष्टता और तेजी से पहचानने में मदद करती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं दोनों में जो डिफरेंसेस हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो डिफरेंसेस हैं उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक जो रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं उस पर आते हैं। तो डायग्रामेटिक यहाँ पे लिखा गया है और ये ग्राफिकल है। पहला इसका यूज को लेके पहला डिफरेंस क्या है कि बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा में इसका प्रयोग होता है। डायग्रामेटिक का डायग्राम हम दोनों केस में बना सकते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के डेटा का यहाँ डेटा के लिए इसका यूज होता है। और ग्राफिकल मेथड क्या होता है, मेनली क्वांटिटेटिव डेटा के लिए होता है, मुख्यतः मात्रात्मक डेटा के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्सिटी की अब बात करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में ये सिंपल होता है, आसानी से इसको समझा जा सकता है कि सुंदर सा ग्राफ बना दिया, जैसे जैसे आप लोग आईपीएल मैच वगैरह देखते हैं तो धोनी का, विराट कोहली का, जो भी वहां पे मतलब उनके रन रेट हैं, उनके स्कोर हैं, पिछले उनके परफॉर्मेंस हैं, उसको देखेंगे तो एक सुंदर कलर कॉम्बिनेशन के साथ एक चार्ट, बार डायग्राम या पाई चार्ट इस तरीके का कुछ बना के टीवी स्क्रीन पे दिखा दिया जाता है। तो आप देख के उसको आसानी से समझ जाते हो कि हाँ, महेंद्र सिंह धोनी या फिर विराट कोहली या फिर जो भी मतलब भारत के खिलाड़ी हैं,
वो किस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ दिनों में या पिछले मैचेस में या पिछले कुछ सालों से जब वो खेल रहे हैं। ठीक है, तो उसी कॉम्प्लेक्सिटी को जो उनके अगर एक पेज में लिख दिया जाए महेंद्र सिंह धोनी ने 2020 में ये किया, 24 में ये किया, 23 में ये इतने रन बनाए, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। उसका एक सुंदर सा ग्राफ बना दिया जाए तो देखने में भी अंतरात्मा को सुकून मिलता है और आप लोगों को भी देखने में कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, ये सिंपल होता है, सरल होता है, आसानी से समझने योग्य होता है, और फिर कैन हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स डेटा। ठीक है, जो ग्राफ होते हैं ये जो जटिल डेटा है उसको यहाँ पे जटिल डेटा को दर्शाने में सक्षम होते हैं ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे इसका देखते हैं इसके प्रकार क्या होते हैं। प्रकार में देखेंगे टाइप्स में देखेंगे तो यहाँ पे बार, पाई या पिक्टोग्राम, स्तंभ चित्र, वृत्त चित्र या चित्र संकेतक चित्र, इस तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं, इसके प्रकार होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, लाइन होता है, लाइन जो ग्राफ होता है, या हिस्टोग्राम में भी जो हम ग्राफ खींचते हैं ओजाइव कर्व या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में एक लाइन के माध्यम से या एक जो है हमारे पास ग्राफ के माध्यम से इन चीजों को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पर्पज क्या होता है, पर्पज क्या होता है, अट्रैक्टिव एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जो हमारे पास जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसका पर्पज क्या होता है, वो अट्रैक्टिव लगे और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आसानी से मतलब आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, आकर्षक और प्रारंभिक समझ के लिए इसको हम बनाते हैं, डायग्रामेटिक डायग्राम वाले डेटा को या चार्ट को हम बनाते हैं। फिर इसके बाद एनालिटिकल एंड डिटेल एनालिसिस, विश्लेषणात्मक और गहराई से अध्ययन हेतु हम ग्राफिकल मेथड ऑफ डेटा का जो है यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ द डायग्राम, डायग्राम की यूटिलिटी क्या है और इसके महत्व क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दे आर सिंपल, इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव। ये सिंपल होते हैं मतलब सरल होते हैं, प्रभावशाली होते हैं और आकर्षक होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला पॉइंट है, दे गिव्स ए सिंपल एंड इंटेलिजेंटिबल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। मतलब ये डेटा को, वे डेटा की एक सरल और बोधगम्य प्रस्तुति प्रदान करते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंटिबल मतलब एक प्रस्तुति, एक प्रेजेंटेशन प्रदान करते हैं जिससे आपको एक बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब एक सरसरी नजर में देखने पे ही आपको चीजें समझ में आ जाती हैं कि हम यहाँ पर किन चीजों का अध्ययन कर रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है, दे हाईलाइट्स द साइलेंट फीचर ऑफ डेटा। वे डेटा की मुख्य विशेषताओं को उजागर करते हैं। डेटा की मुख्य विशेषताओं को उजागर करने के लिए हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए उसको सिंपल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे एक लेमैन आदमी को भी वो चीजें देखकर समझ में आ जाए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है कि दे हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी, उन्हें सार्वभौमिक स्वीकार्यता प्राप्त होती है। दे हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी मतलब इनको सार्वभौमिक स्तर पे मतलब कोई भी आदमी इसको आसानी से समझ सकता है और उसको आसानी से मतलब उसको स्वीकार कर सकता है। दे एक्सपोजेस द फैक्ट एट ए ग्लांस, वे तथ्यों को एक नजर में ही प्रकट कर देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि उनके उनको अगर देखा जाए ग्राफ जैसे ही देखेंगे, अभी जब हम दिखाएंगे, अभी जब बार डायग्राम्स आएंगे उसमें हम दिखाएंगे तो आपको देखेंगे तो वो आसानी से एक झटके में समझ में आ जाएंगे कि हमारा ट्रेंड बढ़ रहा है या घट रहा है। जो जिसका भी डेटा दिया गया रहे होगा उसमें बढ़ोतरी है, घटोतरी है, मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है, इस तरीके की चीजें जो है वहां पे आसानी से देख के आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका ट्रेंड और पैटर्न क्या है। ठीक है, फिर अब इसके बाद यहाँ पे दे सेव मच टाइम दैट वुड हैव बीन लॉस्ट इन स्टडीइंग न्यूमेरिकल फिगर्स। वे उस समय की बचत करते हैं जो संख्यात्मक आंकड़ों को पढ़ने में लग सकता था। ठीक है, वो मतलब उन्हें क्या है कि वो समय की बचत करते हैं, मतलब एक ही बार में देखने से समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जो संख्यात्मक हमारे आंकड़े हैं, जो संख्यात्मक हमारा डेटा है उसको जो पढ़ने में लगता है, जो मतलब आसानी से इजिली अंडरस्टैंडेबल होते हैं,
वो यहाँ पे इनको समय की बचत होती है और उनको आसानी से देख के समझा जा सकता है। फिर दे फैसिलिटेट दे फैसिलिटेट कंपैरिजंस, वे तुलना को आसान बनाते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट क्या करते हैं, कंपैरिजन को, मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सुविधा प्रदान करते हैं दो या दो से अधिक डेटा में कंपैरिजन के लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं लिमिटेशन ऑफ द डायग्राम। डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, उसकी सीमाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर डायग्राम्स डू नॉट शो एग्जैक्ट वैल्यू, ये ध्यान में रखिएगा कि ये एक बड़ा इसका प्रॉब्लम होती है कि सटीक चित्र, सटीक मान जो है एग्जैक्ट वैल्यू प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ग्राफ बना दिया जाए तो उसके लाइन में जब तक उसके ऊपर लिखा ना हो, जैसे आप एसएससी जो मैथमेटिक्स में जो पेपर आता है उसमें एक बार डायग्राम, पाई चार्ट इस टाइप का बना देगा, बार डायग्राम के ऊपर अगर नंबर ना लिखा रहे तो उसके सीधे में लाइन खींचने में बड़ी समस्या होती है। ठीक है, अगर वो कहीं 0 से 10 के बीच में है तो वो 12 है, सॉरी 2 है, 8 है, 6 है, 5 है, इसको लाइन खींच के एडजस्ट करने में समस्या होती है, जिससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी होती है वहां पे। तो ये इसका लिमिटेशन है कि जो डायग्राम होते हैं ये एग्जैक्ट डेटा को शो नहीं करते हैं। फिर आगे अगर उसके ऊपर लिख दिया गया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ये फिर एग्जैक्ट डेटा को शो नहीं करते अगर नहीं लिखा हुआ है तो। दे आर नॉट सुटेबल फॉर डिटेल्ड एनालिसिस, ये विस्तृत जो एनालिसिस होती है, विश्लेषण होता है, उसके लिए उपयुक्त नहीं होते। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस के लिए ग्राफ ही हम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम्स नहीं बनाते हैं। अगला पॉइंट है इंटरप्रिटेशन कैन बी मिसलीडिंग इफ नॉट प्रॉपरली ड्रॉन, यदि सही तरीके से ना बनाए जाए तो उनका अर्थ भ्रमित कर सकता है। ठीक है, उनका मतलब जो है लोगों को भ्रमित कर सकता है। इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं आप लोगों को कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मतलब ये थोड़ा सा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ना हो, हम यहाँ पे पहले स्पष्ट कर दे रहे हैं। वहां पर क्या है कि जो फिगर था उसमें मतलब उस समय इस पे बड़ा विवाद हुआ था कि एक जो डेटा है, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे कोई डेटा है और इस डेटा को हम इस तरीके से शो कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 10 है, 15 है, एक हमने बार यहाँ पे बना दिया, मान लीजिए किसी चीज का प्रोडक्शन था, गेहूं का, फीट का, और उसके बाद इस तरीके से हमने प्रेजेंट करते हुए यहाँ पे हम चले गए कि ये हमारा डेटा है जो 2010 में, 2015 में, या कांग्रेस की गवर्नमेंट उसके पहले थी, अगर इसको 9 मान लिया जाए, ये 10 मान लिया जाए, ये 11 मान लिया जाए, इस तरीके से प्रेजेंटेशन यहाँ पे इन्होंने दिखाया। ठीक है, और अब किसी मतलब क्या ही कहा जाए उस आदमी को, एक कोई थे नेताजी, उन्होंने सजेशन दिया कि हमें इस ग्राफ को बड़ा दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए, पेपर में बड़ा बड़ा आना चाहिए। तो वो उसके स्केल को चेंज कर दिए, स्केल को चेंज करके क्या किए कि ये जो 5 है यहाँ 5 लिख दिए, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 जो यहाँ पे लिखा गया है, इस 5 को यहाँ लिख दीजिए, फिर इसी के हिसाब से 10 यहाँ हो जाएगा, 15 वहां हो जाएगा। तो अब यही डेटा क्या हो जाएगा, यहाँ तक आएगा, ऐसे बनेगा। इससे क्या है, बहुत बड़ा बड़ा बार डायग्राम बना, लोगों को लगेगा देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो स्केल को चेंज करके इससे भ्रमित किया जा सकता है इस डेटा को, क्यों, क्योंकि लोग मेनली पहले यहाँ पे ग्राफ ही देखते हैं कितना बड़ा बड़ा है, उसकी स्केल नहीं देखते हैं। अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 माना गया था, 5 खाना माना गया था, 5 कुंटल या 5 टन माना गया था, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टन मान लीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 माना गया तो ये ग्राफ आया, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टन मान लीजिए, तो इस तरीके से ग्राफ बड़ा हो जाएगा। और ग्राफ बड़ा हो जाएगा तो उसमें लोगों को लगेगा बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, और उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो मतलब रिजल्ट होगा यहाँ से, ये मिसलीडिंग हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये बवाल कहाँ से खुला कि ये गेहूं वगैरह का प्रेजेंटेशन तो दे रहे थे तो अच्छे से चल रहा था, और जब उसमें वीट बीफ का जो मतलब गेहूं वगैरह का प्रोडक्शन दिए तो ठीक चल रहा था, जैसे ही उन्होंने बीफ का चार्ट प्रस्तुत किया, लोगों को लगा कि मतलब भारत से बीफ एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया। हालांकि बीफ एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारे लोग खाते हैं देश में, और अब खाते हैं नहीं खाते हैं वो मतलब किस तरीके का क्या उनका बिहेवियर है, क्या मेंटलिटी होती है, उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि टीचर को उन चीज़ों से विवादों से थोड़ा बचना चाहिए।
और उसके बाद मतलब बीफ का जब प्रोडक्शन बड़े बड़े ग्राफ में आया तो विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी के कुछ नेताओं ने क्वेश्चन रेज कर दिया कि भारत में बीफ का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गया, इतना एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गया। तो उसके बाद जब समझा गया तो पता लगा वहां पे स्केल जो है वो चेंज कर दी गई थी, स्केल चेंज करके चीजें बड़ी दिखाई गई थी। तो वो चीजें वहां पे गलत है, मतलब रिजल्ट जो है वो मिसलीडिंग तरीके से प्रस्तुत किया गया था। तो वही चीज यहाँ पे लिखा भी जा रहा है कि इंटरप्रिटेशन कैन बी मिसलीडिंग इफ नॉट प्रॉपरली ड्रॉन। मतलब यदि जो हमारे पास सही तरीके से ना बनाया जाए डायग्राम, तो उस केस में जो हमारे पास रिजल्ट है वो मिसलीडिंग हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? दे मे रिक्वायर्स आर्टिस्टिक स्किल टू लुक इफेक्टिव। ठीक है, ये प्रभावशाली दिखने के लिए कलात्मक या आर्टिस्टिक जो स्किल होता है उसकी आवश्यकता होती है। कि मतलब जब कलर कॉम्बिनेशन आपको बनाए जाए, जैसे पीपीटी हम लोग बनाते हैं, ये पीपीटी का जो कलर कॉम्बिनेशन है ये इस तरीके से बनाया जाता है कि आपको अच्छे से दिखे। अभी इसी बोर्ड पे कुछ ऐसे कलर होते हैं जो ना के बराबर दिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, आर्टिस्टिक पैटर्न को यहाँ पे यूज किया जाता है उस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, ताकि इजिली जो है हम उस डेटा को देख और समझ सके। अब इसके बाद यहाँ पे अगला नंबर है कि कंपैरिजंस बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट बिकम डिफिकल्ट। एक सीमा के बाद तुलना करना कठिन हो जाता है, एक निश्चित लिमिट होती है हर चीज की। जैसे भारत में देखेंगे तो भारत पाकिस्तान की जब बात होती है तो हर आदमी बोलने लगता है पाकिस्तान का ये कर देंगे, वो कर देंगे, सिंध अलग कर देंगे, बलूचिस्तान अलग कर देंगे, पंजाब अपने मिला लेंगे, अरे सब कुछ कर लो यार। लेकिन वही जब चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, असम हमारा है, अभी तो यूपी बिहार को भी अपने में जोड़ लिया। मतलब हमको लगता है हम लोग उसके अगर ग्राफ के अनुसार देखा जाए, उसके पेपर के अनुसार देखा जाए, जो उसके थिंक टैंक के लोग हैं वो जैसा बोलते हैं, तो हमारा ये जो स्टूडियो है चाइना में होना चाहिए फिर भारत के स्थान पे। और जो हम लोग यहाँ बोलने की आज़ादी है, उनके यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन आके गाली दीजिए, देखिए मिलियंस में व्यू जाएंगे। ऑनलाइन आप एजुकेशन दीजिए, मिलियंस में व्यू कभी नहीं जाएंगे। ये भी बात है। तो ये चीजें होती हैं कि मतलब आप जो तरीका उनका है, जो मतलब उन्होंने रिपोर्ट्स जारी की हुई है, उसमें देखिए तो यूपी बिहार नेपाल भूटान नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का कुछ पोर्शन सब उन्होंने अपने में दिखा दिया है। हम तो कहते हैं कि भारत सरकार को, कि भारत सरकार में पता नहीं क्यों ऐसे नेता क्या हैं, उनके बोलने की मेंटेलिटी क्या है। हमसे तो मतलब मैं मानता हूँ कि दिल्ली में बैठे लोग हमसे योग्य हैं, लेकिन उनको ये हम सजेशन देंगे यहाँ पे कि मतलब एक बार आप भी तो बोलो ना कि जो मौर्य साम्राज्य था उसमें आपका चाइना का काफी पोर्शन आता था, तिब्बत वगैरह जो पोर्शन है वो कभी भारत के पार्ट हुआ करते थे। तो हम लोग उसको क्लेम कर देते हैं कि उनका इतिहास तो अभी मतलब बहुत लेटेस्ट है, हमारा इतिहास तो ईसा पूर्व में है, ईसा पूर्व का इतिहास है बोल देते हैं हम लोग। कि अगर उनका एक थिंक टैंक कह रहा है, उनके बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल ये सब कभी चाइना का पार्ट था इसलिए चाइना में इनको मर्ज कर देना चाहिए, तो हम लोग भी बोल देते हैं कि कभी तिब्बत हमारा भी पार्ट हुआ करता था। ठीक है, अक्साई चीन का पार्ट हमारा हुआ करता था, उसको हमारे मर्ज कर देना चाहिए। जैसे को तैसे जवाब अगर नहीं देंगे तो चीजें बिगड़ती चली जाती है। और ये चीजें शायद भारतीय थिंक टैंकों को समझ में पता नहीं क्यों नहीं आता है कि आप जो वो जवाब चाह रहे हैं आप प्रॉपर उसका रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है, तब उस केस में सारी चीजें जो है मतलब एक तरीके से अच्छे ढंग से जो है मैनेज की जाती है। मैं समझ नहीं पाता कि कभी कभी पाकिस्तान का इशू उठता है तो हर आदमी बोलता है, लेकिन वही चाइना का इशू उठता है तो कोई नहीं बोलता। पता नहीं क्यों, क्या डर है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन की जो बात हो रही थी कि कंपैरिजन एक लिमिट के बाद हम लोग नहीं करते हैं, उसी का एग्जांपल मैं दे रहा था कि आप जो है अभी पाकिस्तान से बहुत सारे कंपैरिजन कर लेते हैं, उनके यहाँ ये गलत है हमारे यहाँ ये सही है, उनके यहाँ क्या है क्या नहीं। ठीक है, उनका अपना देश है, जैसे चलाना हो चलाए, हमको क्या मतलब है। लेकिन हम वहीं पे क्यों ये भूल जाते हैं कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे
एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ की जो फैसिलिटीज हैं उनके यहाँ जिस तरीके की हैं हमारे यहाँ क्यों नहीं है। बच्चियों का जो हम मतलब जो छोटी छोटी बच्चियों का देखेंगे, जो रेप होता है, अभी जो बिहार का केस था, तो एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, 8 घंटे तक उसको जो है वहां एम्बुलेंस में ही पड़ी रही, कोई देखने तक नहीं गया, मर गई बेचारी। तो ये चीजें जो हैं ये इनका हम कब कंपैरिजन करेंगे कि यूरोप में या जो स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, जो यूरोप के बहुत से ऐसे देश हैं जो टारगेटेड, आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर आपके घर दवाई दे जाएगा, आपको कोई समस्या है आप फोन करिए तो आपके घर आके चीजें हैंडल करते हैं बाकायदे पूरी फैसिलिटीज के साथ। जापान वगैरह में देखेंगे एक एक आदमी को उनकी गवर्नमेंट क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, आपको फैमिली चलाने में प्रॉब्लम है, आप बच्चा ज्यादा हो गए हैं, 2-3 बच्चे हो गए, तो वहां पे फैमिली सपोर्ट के नाम पे गवर्नमेंट पैसे देती है। तो वहां की सुविधाओं से क्यों नहीं हम कंपैरिजन करते हैं, इसीलिए एक लिमिट यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग कि बहुत आगे से कंपैरिजन करोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, इसीलिए शायद कंपैरिजन नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कंपैरिजन बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट बिकम्स डिफिकल्ट। बिकम्स डिफिकल्ट क्या, हम लोग जाने दीजिए, ऑनलाइन क्लास है, ज्यादा बोलना उचित नहीं। तो यहाँ पे बिकम्स डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, दे कैन नॉट बी यूज दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन। गणनात्मक या सांख्यिकी विश्लेषण के लिए इनका उपयोग हम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे, जो हमारे पास रूल है, जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के जो नियम कानून है, उनकी हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। नियम कानून क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ डायग्राम। सबसे बड़ी डिफिकल्टी आपको यहीं पे होती है कि डेटा के अनुसार उपयुक्त चित्र का चुनाव करना। कि डायग्राम तो बहुत सारे हैं, उनमें से हम किस का जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे आपको हम ये जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें कुछ इससे संबंधित हम क्वेश्चन देंगे आपको कि हम कब किस डायग्राम का यूज करते हैं। तो नॉर्मल जैसे वन वेरिएबल है तो सिंपल बार डायग्राम का हम यूज कर लेते हैं। स्लाइडिंग बार डायग्राम का जब किसी कंपनी के डेट मतलब ऋण, कर्ज और प्रॉफिट को दिखाना होता है तो उसमें स्लाइडिंग बार डायग्राम का यूज करते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो मल्टीपल चीजों को दिखाते हैं, तो उस केस में हम उसको मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं। फिर इसी तरीके से कंपाउंड और इस तरीके के अदर अदर जो हमारे पास डायग्राम्स होते हैं उनको हम प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन समस्या हमारे पास आती है कि मोस्ट डिफिकल्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम को चूज करने में बहुत डिफिकल्टी या बहुत समस्याएं यहाँ पे होती हैं। फिर टाइटल मस्ट बी क्लियर, कंसाइज एंड रिलीवेंट। शीर्षक जो है स्पष्ट, संक्षिप्त और उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद यूज प्रॉपर स्केल फॉर एक्यूरेसी एंड रीडेबिलिटी। ठीक है, तो मतलब क्या है, सटीकता, पठनीयता के लिए उचित मापमान या स्केल का उपयोग करें। जैसे अभी स्केल की बातें नहीं बता रहे थे यहाँ पे पीछे किसी ग्राफ में, ये इसमें कि यहाँ पे उचित स्केल को आपको यूज करना है, ये नहीं ग्राफ बड़ा दिखे तो स्केल बड़ी बना दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन स्टाइल एंड लेआउट। तो यहाँ पे चित्रों की शैली और विन्यास में एक रूपता बनाए रखना जो है इसका एक तरीके से चित्रों की जो शैली है, जो चित्र हम बना रहे हैं या जो डायग्राम बना रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि जो स्केल हम वहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो सेम स्केल होना चाहिए, उसका स्टाइल, उसका लेआउट जो भी हो वो सेम होना चाहिए, तब कंपैरिजन आसान हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे अगला देखते हैं, यूज नीट एंड क्लीन ड्राइंग, अवॉइड क्लटर। मतलब साफ सुथरे और व्यवस्थित जो है यहाँ पे डायग्राम्स होने चाहिए। और अगला पॉइंट है प्रोवाइड्स सोर्स ऑफ डेटा बिलो द डायग्राम। जो यदि आवश्यक हो तो डेटा का स्रोत, जैसे पिछली क्लास में हमने बताया ना कि टेबल का जो सोर्स है, जो डेटा लिया जाता है उसका सोर्स बताना जरूरी होता है। तो उसका अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो सोर्स ऑफ द डेटा बताना होता है, ताकि बहुत सारे केसेस में जो कॉपीराइट के इशू होते हैं वो ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद लेबल एक्सेस, बार्स,
सेक्टर्स एटसेट्रा यहाँ पे प्रॉपरली जो है क्या हो कि मतलब वो प्रॉपरली जो है वहाँ पे लिखे होने चाहिए। ठीक है, अक्षों, स्तंभों या खंडों को आदि को सही लेबल दें। सही लेबल का मतलब क्या हो गया कि वो उसके स्केल और उन चीजों को मतलब प्रॉपर तरीके से बनाइए। अभी एक एग्जांपल देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएंगी चीजें। फिर अवॉइड अननेसेसरी डेकोरेशन और एक्सेसिव डिटेल्स, अनावश्यक सजावट या अधिक विवरण से बचे। ठीक है, जितने का डायग्राम बनाना चाह रहे हैं उतना ही डेटा वहां पे यूज करिए, उससे अधिक यूज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिर यूज डिफरेंट कलर्स शेड्स फॉर क्लैरिटी इफ नीडेड। तो यहाँ पे स्पष्टता के लिए रंग या शेड का प्रयोग करें यदि आवश्यक हो तो। फिर मेंशन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वेयर वेयर एवर नेसेसरी। तो जहां आवश्यक हो मापन की इकाइयां अवश्य लिखें। मापन की इकाइयां लिखने से क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे जो हमारे पास बार डायग्राम या जो भी डायग्राम बना हुआ है वो किस स्केल का है, कितनी उसकी जो है मतलब मैग्नीट्यूड है, या कितना उसका जो प्रोडक्शन है या जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ डायग्राम। डायग्राम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो वन डायमेंशनल बार डायग्राम होता है, टू डायमेंशनल डायग्राम होते हैं, पिक्टोग्राम या पिक्टोरियल ग्राम होते हैं जिसमें पिक्चर्स का हम यूज करते हैं, चित्रलेख या चित्रात्मक विधि। फिर कार्टोग्राम्स होते हैं या मैप्स होते हैं, मानचित्रण या कार्टोग्राम्स होते हैं। ठीक है, अब एक एक जो है इनको हम यहाँ पे देखते हैं। पहले है हमारा वन डायमेंशनल डायग्राम। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि इसमें आप लोगों को चीजें याद रखनी है। वन डायमेंशनल में कई तरीके हैं। ठीक है, मतलब पहले क्या किए हम यहाँ पे, सबसे पहले टाइप ऑफ डायग्राम आ गए, फिर इसमें पहला उठा रहे हैं, इसके जितने प्रकार होंगे वो पढ़ेंगे। फिर टू डायमेंशनल डायग्राम पे आएंगे, उसको पढ़ेंगे, फिर पिक्टोग्राम वगैरह पे देखेंगे, फिर उसके बाद कार्टोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम वन डायमेंशनल में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम वी कंसीडर ओनली वन डायमेंशन एंड देयर आर इन shape of lines and they are sorry and these are in shape of lines or bars। इस प्रकार के चित्रों में हम केवल एक आयाम पर विचार करते हैं और रेखाओं या पट्टियों के रूप में होते हैं, और ये जो होते हैं रेखाओं और पट्टियों के रूप में होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, इसमें कुछ इसके एग्जांपल दिए गए हैं। सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे पास एक एक अलग अलग जो डायग्राम्स हैं इनको हम देखते हैं कि ये किस तरीके से आते हैं। पहले है हमारा सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम देखिए इस तरीके से दिखता है। इसमें क्या होता है, यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल क्लासिफाइड ऑन द स्पार्शियल क्वांटिटेटिव और टेम्पोरल बेसिस। केवल एक चर, ध्यान में रखिएगा, ये केवल एक चर से संबंधित डेटा को स्थानिक, मात्रात्मक या कालिक आधार पर वर्गीकृत करके प्रस्तुत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कालिक उपयोग का मतलब यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स लिख दिया, 2010, 2015, 2020, 2022। और इधर क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास डेटा है, इस ये जो सिंपल बार डायग्राम बना हुआ है, इसको देखकर आप बता सकते हैं कि जिस भी चीज के लिए यहाँ पे क्या है, मेडिसिन, सेलर्स, फूड, डिपार्चर, वाटर एक्सेट्रा मिसलेनियस, हेड्स ऑफ द एक्सपेंडिचर। मतलब क्या कि यहाँ पे जो मेडिसिन सेलर हैं वो फूड ऑपरेटर्स और वाटर एक्सेट्रा बेचते हैं या नहीं। तो पहले मेडिसिन ऑपरेटर जो होते थे वो बेचते थे, अब धीरे धीरे इसका ग्राफ क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, ये ग्राफ देख के ही, कुछ आपको देखना नहीं है, ग्राफ देखेंगे अगर सपोज करिए कि किसी क्रिकेटर का परफॉर्मेंस होता तो उसको तो यहाँ आते आते बाहर कर दिया जाता कि भाई तेरा परफॉर्मेंस कंटिन्यू खराब है, तुम बाहर चलो, रणजी वगैरह खेलो या गांव वाला मैच पहले खेल के आओ फिर। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं सिंपल बार डायग्राम में कि यहाँ पर सिंगल वेरिएबल का यूज किया जाता है
डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, बनाने के लिए, डायग्राम को बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मल्टीपल बार डायग्राम पे। सिंगल बार डायग्राम के बाद मल्टीपल, मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल बार डायग्राम डिस्प्ले वेरियस सेट ऑफ डेटा एज वन और मोर कॉलम्स। ठीक है, मल्टीपल सेट ऑफ डेटा आर कंबाइंड इनटू ए सिंगल चार्ट इन ए कंपाउंड बार डायग्राम टू डिस्प्ले इट। मल्टीपल बार डायग्राम आरेख डेटा के विभिन्न सेटों को एक या एक से अधिक स्तंभों के रूप में प्रदर्शित करता है। एक संयुक्त बार आरेख में एकल चार्ट में कई डेटा सेटों को मिलाकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके पास यहाँ पे अलग अलग देखेंगे, सर्वर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो अलग अलग सर्वर हैं 1 2 3, इसको यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एवरेज वीकली जो हमारे पास लोड होता है उसकी ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मंडे को इस तरीके से लोड होता है, मतलब सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 का। ट्यूसडे को सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, इस तरीके से सभी डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। और हर एक डेटा के लिए, हर एक मतलब सर्वर के लिए एक कलर चूज किया गया है। ठीक है, तो इससे आपको ये देखने से स्पष्ट हो जाता है कि सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे लोड देखा जाए कि इस वाले सर्वर पे या नीला वाला सर्वर जो 3 है, उस पर सबसे ज्यादा लोड किस दिन होता है, तो थर्सडे के दिन होता है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे एक ग्राफ बना देगा, फिर पूछेगा कि सर्वर जो 3 है, तीसरा जो सर्वर है, उसमें सबसे कम और सबसे अधिक लोड किस दिन होता है, तो सबसे कम वेडनेसडे को और सबसे अधिक फ्राइडे को। सॉरी। ठीक है, तो ऐसे एक बार डायग्राम बना देता है, फिर उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, स्पेशली मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में, या कई कई बार स्टैटिक्स वाले में भी पूछा है। ठीक है, तो ये मल्टीपल बार डायग्राम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे सब डिवाइडेड बार डायग्राम है। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, छोटा छोटा सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आर्ट, साइंस और कॉमर्स, इसमें जो हमारे पास यहाँ पे डेटा होता है उसका एक सेक्शन यहाँ पे बना दिया जाता है उस चीज का, तो उसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहा जाता है। तो इसमें लिखा है कि इट इज यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन विच टोटल मैग्नीट्यूड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, इसका उपयोग उस डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिसमें कुल परिमाण को विभिन्न भागों या घटकों में विभाजित किया गया हो। टोटल यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर डेटा देखें तो ये 350 के आसपास है, 350 के आसपास है। और 350 में पूरे पूरे मैग्नीट्यूड को अगर अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें, सपोज करिए ये किसी कॉलेज के स्टूडेंट की संख्या है। ठीक है, 2009 में किसी कॉलेज के स्टूडेंट की संख्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अब इसमें कितने साइंस के हैं, कितने कॉमर्स के हैं, कितने आर्ट्स के हैं, इसको अगर दिखाना हो तो हम इस तरीके से ग्राफ यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि अगर टोटल मैग्नीट्यूड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना हो, करके दिखाना हो, तो हम यहाँ पे सब डिवाइडेड बार डायग्राम का यूज करते हैं। इससे दो फायदा होता है कि अलग अलग इसके सेक्शंस भी पता चल जाते हैं, इसके सब डिविजन्स भी पता चल जाते हैं, और टोटल मैग्नीट्यूड भी पता चल जाता है किसी एक पर्टिकुलर ईयर या किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम कुछ नहीं है, सिंपल जो बार डायग्राम है इसी का डेटा यहाँ पे परसेंटेज के रूप में लिख दिया जाता है। ठीक है, इसमें लिखा गया है इट इज यूज टू रिप्रेजेंट स्टेटिस्टिकल डेटा ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशंस एंड व्हेन दिस स्टेटिस्टिकल डेटा इज इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। इसका उपयोग विभिन्न प्रक्षेपणों सॉरी प्रेक्षणों इसका उपयोग विभिन्न प्रेक्षणों के लिए के सांख्यिकीय डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब यह सांख्यिकीय डेटा प्रतिशत के रूप में होता है। ठीक है, जब परसेंटेज के फॉर्म में हो तो उस केस में हम इस तरीके से इस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए टू डायमेंशनल जो बार डायग्राम होते हैं। अभी ये वन डायमेंशनल बार डायग्राम हम लोग पढ़ रहे थे।
अब 2 डायमेंशनल में क्या होता है कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर बार डायग्राम, मतलब ये जो चीजें हैं 2D में बनाई जाती हैं कि उनमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तो जैसे कभी कभी जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को, किसी रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को देखने गए हैं, तो ऐसे बड़ी सी टेबल होती है। उस टेबल में क्या होता है, पूरा उसका नक्शा 3D में बना रहता है। मतलब जहाँ बिल्डिंग है बिल्डिंग रहेगी, जहाँ ट्रेन है वहाँ ट्रेन रहेगी, मतलब उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई सब होती है, तीनों चीजें होती है। तो वो 3 डायमेंशनल बना होता है, 3 विमाओं में बना होता है। और उसमें वो सारी चीजों का अवलोकन करते हैं और बताते हैं उसके जो इंजीनियर्स होते हैं कि ये प्रोजेक्ट इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो वही एक तरीका है, वहां पे 3D में होता है, यहाँ 2D में वो चीजें रहेंगी। ठीक है, तो उन्हीं को 2 डायमेंशनल बार डायग्राम कह रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि रेक्टेंगुलर डायग्राम, आयताकार जो होता है चित्र, स्क्वायर या सर्किल डायग्राम, वर्ग या वृत्त चित्र, पाई डायग्राम। ठीक है, तो पाई डायग्राम यहाँ पे आता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर बार डायग्राम। रेक्टेंगुलर बार डायग्राम में ये ध्यान में रखना कि इसको सब डिवाइडेड मत समझ लेना। ये सब डिवाइडेड जैसा लग रहा क्योंकि कागज या प्लेन पे बना हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई, जैसे कभी कपड़े उपड़े की दुकान पे जाइए या प्रचार के लिए क्या होता है, बड़ी सी फोटो होती है सेल्फी वाली जो होती है, जिसमें आदमी अपना गर्दन घुसा के जो है सेल्फी लेता है, मोदी जी की या शाहरुख खान सलमान खान की। उसमें क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई बहुत रिस्पेक्ट में पतली होती है। तो उसको अगर हम इग्नोर कर दें या उसकी एकदम पतली सी थिन सी लेयर हो जिसमें हम उसकी मोटाई को इग्नोर कर सकें, तो उस केस में वो 2 डायमेंशनल चीजों का 2 डायमेंशनल वो फिगर होता है किसी भी व्यक्ति का, या किसी भी जो भी वहां पे कंपनी है जिसने भी जिस चीजों को बना के रखा है उसका वो 2D फिगर होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी होता है कि एक ग्राफ इज यूज्ड, एक ग्राफ दैट यूजेस रेक्टेंगुलर बार्स रिप्रेजेंट टू रिप्रेजेंट डेटा, द हाइट ऑफ ईच बार इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू। ठीक है, हाइट हाइट जितनी भी ज्यादा होगी उतने उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब ये एक ग्राफ जो डेटा को प्रदर्शित करने के लिए आयताकार पट्टियों का उपयोग करता है, प्रत्येक पट्टी की ऊंचाई उसके मान के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये इसको हम रेक्टेंगुलर बार डायग्राम कहते हैं जब हम रेक्टेंगल्स का यूज करते हैं। ठीक है, स्क्वायर और सर्कुलर बार डायग्राम, इसमें क्या होता है, इसमें दीज are two-dimensional diagrams used to represent quantitative data, usually based on area, not height or length alone. ये द्विआयामी चित्र होते हैं जिनका उपयोग मात्रात्मक डेटा को व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रफल, सॉरी, जिनका उपयोग मात्रात्मक डाटा को दृष्टिगत रूप से क्षेत्रफल के आधार पर दर्शाने के लिए किया जाता है, केवल ऊंचाई या लंबाई के आधार पर नहीं। ठीक है, थोड़ी सी गूगल ट्रांसलेटेड ट्रांसलेटेड इंग्लिश इंग्लिश से हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया जाता है गूगल बाबा का यूज करते हुए। तो थोड़ा सा इसमें कहीं कहीं हिंदी में प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि पीडीएफ में इसको हम एक बार खुद पढ़ के एडिट करके उसको चीजें प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, सर्कुलर या यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, सर्किल या डायग्राम, सर्किल या पाई डायग्राम, स्क्वायर डायग्राम या रेक्टेंगुलर डायग्राम, इसको ऐसे बनाया जाता है। यहाँ पे अगर देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि पूरे विश्व स्तर पर जो जनसंख्या है, वैश्विक जो जनसंख्या है, अगर उसमें अलग अलग यहाँ पे देखा जाए अलग अलग जो देश हैं उनको देखा जाए, तो इस तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन में क्या हुआ कि यहाँ पे, हाँ हाँ ये, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए भारत की जनसंख्या हमें दिखानी हो तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर देखें अगर हम, तो हमारे पास जो दूसरा देश है, एक सेकंड, जो हमारा दूसरा देश है चाइना, उसकी जनसंख्या अगर हमें बनाना हो तो यहाँ पे थोड़ा सा भारत से कम होगी वो जनसंख्या।
ठीक है। ये भारत से थोड़ी इसकी जनसंख्या कम होगी, थोड़ी ज्यादा कम लग रही है यार। अगर इसको यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा बनाए। ठीक है, मान लीजिए यही यार, थोड़ा सा ढंग से बन नहीं रहा है। ये ऐसा सर्किल होता है। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर देखें, अगर इसके बाद जो हमारे पास और देश हैं जैसे इंडोनेशिया, अमेरिका, तो उनके लिए यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे हम यहाँ पे कर्व हम जो है सॉरी ग्राफ ऐसे बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए कि भारत की पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन किसकी है, इंडिया की, चाइना की, ये मान लीजिए अमेरिका की है, यूएसए की, ये मान लीजिए इंडोनेशिया की है, ये ये किसी और देश की मान लीजिए पाकिस्तान की है, पड़ोसी है यार अपना। तो इस तरीके से देखेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल के रूप में। अगर हमें स्क्वायर डायग्राम है तो यही सर्किल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। रेक्टेंगुलर अगर हमें बनाना है तो यही सर्किल रेक्टेंगल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बनाने में ऊपर नीचे हो गया है, तो ये समझ लीजिए कि भारत की जनसंख्या, चाइना की, यूएसए की, इंडोनेशिया की, इस तरीके से मान लीजिए ये हमारे पास जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने वाला डेटा है। ठीक है, अगर इसको स्क्वायर के रूप में करना होता तो यहाँ स्क्वायर बना देते, हर जगह सबके लिए एक एक स्क्वायर बना देते, और अगर रेक्टेंगल बनाना होता तो रेक्टेंगल बना देते। तो ये होता है इसमें सर्कुलर या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आगे जो हमारे पास है पाई चार्ट है। पाई चार्ट क्या होता है कि सबसे पहली बात, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। पाई चार्ट में अगर देखा जाए तो एक सिंगल वेरिएबल के लिए ये चीजें बनाई जाती हैं। जैसे एक सिंगल फैमिली है, उसके एक्सपेंडिचर की बात करनी हो, निम्नलिखित यहाँ पे दिखाया गया है कि पाई चार्ट में विभिन्न मदों पर रमेश के मासिक व्यय का बंटन दर्शाया गया है। जो मासिक एक्सपेंडिचर है, मंथली एक्सपेंडिचर है, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर इस पे क्वेश्चन पूछ रहा कि यदि रमेश की मासिक आय, टोटल जो इनकम है, टोटल जो इनकम है, अगर वो 45,000 है, ठीक है, तो आवास और परिवहन पर उसका कुल मासिक व्यय क्या होगा, आवास और परिवहन। ठीक है, मतलब आवास और परिवहन, ये हमें क्या निकालना है यहाँ पे, आवास प्लस परिवहन। ठीक है, ये इसका एंगल कितना है, सॉरी यहाँ पे 25.35% हो जाएगा। अब देखिए इसको निकालने का क्या होता है कि क्योंकि ये मनोज सॉरी मनोज क्या है, ये रमेश है, रमेश की जो टोटल इनकम है वो उसका यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिखा दिया गया है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब क्या हो गया, जितना कमा रहा 100% अगर वो खर्चा कर देता है, तो यहाँ पे 100% बराबर 45,000 होगा। 100% बराबर 45,000, तो 35% बराबर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 45 एक दो तीन अपान 100 इंटू 35। ठीक है, ये दो जीरो दो जीरो कैंसिल हुआ, 45 और 450 इंटू 35। ये आप जो भी यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड, हाँ आंसर, आंसर अगर देखेंगे तो 5 × 5 = 25, 25 कहीं में आ रहा है, ठीक है, एक जीरो रहेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार, मल्टीप्लाई करके हम आपको बता दे रहे हैं। तो सोचिए अब हम लोग की ये स्थिति हो गई है मोबाइल यूज करते करते। एक तो स्टैटिक्स में क्या होता है कि कैलकुलेशन इतने बड़े होते हैं ना, ये 15,750 आएगा। ठीक है, 15,750, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्टैटिक्स में कैलकुलेशन इतने बड़े होते हैं कि ये चीजें कैलकुलेट करते करते बड़ा मुश्किल होने लगा। हालांकि
मैथमेटिक्स में जो चीज़ें पढ़ाते हैं उसमें ट्रिकी होती हैं, तो उसमें कैलकुलेशन आसानी से निकल जाता है। बस इसमें क्या है, हाँ, ये है कि कैलकुलेशन बहुत दिन छूटा है, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा मेरा भी कैलकुलेशन कमज़ोर हो गया, मैं भी इसको इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आपके साथ ताल में ताल मिला के जो है कॉम्पिटिशन किया जाए। क्योंकि ध्यान में रखिएगा कि जब भी अपने दोस्तों, अपने टीचर से थोड़ा-सा कोशिश करिए कि पढ़ने में कॉम्पिटिशन की भावना रखिए। गलत भावना किसी से नहीं रखना, बस कॉम्पिटिशन की भावना रखना है कि अगर इन्होंने 10 क्वेश्चन सही किया है 50 में, तो मैं कोशिश करूँगा हमारे 12 क्वेश्चन सही हो, ठीक है? ये कॉम्पिटिशन की भावना होगी, सफलता जल्दी मिलती है, ठीक है? तो ये आपका हो गया। और ध्यान में रखिएगा कि पाई चार्ट का हम यूज़ करते हैं किसके लिए? सिंगल वेरिएबल के लिए। जब एक सिंगल वेरिएबल की बात हो रही हो, तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे द एंड पे आ गए हैं, और जो आज की क्लास है, यहीं पे अब ब्रेक की जाती है। ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, किसी भी समस्या, दिक्कत, परेशानी की स्थिति में इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई समस्या सॉल्व आउट नहीं हो रही, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं। ग्रुप में हमारा नंबर भी एडेड है, टेलीग्राम ग्रुप में। आप उस नंबर पे बात कर लीजिए, पर्सनल नंबर पे, उस पे ही बात हो जाएगी, ठीक है? तो जो भी यहाँ पे आपको समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो आप बताइए, शेयर करिए, ताकि इस साल आपका श्योर रिजल्ट रहे, ठीक है? हमारे प्रयास, हम अपनी तरफ से 100% प्रयास करने का आपका पूरा मतलब 100% सहयोग करेंगे आपको। और आप भी थोड़ा सा सहयोग कर लेंगे तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है? जीएसओ पोस्ट में थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा अन्य की तुलना में, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।